कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है ये MGPE 11 है। इसका टॉपिक का नाम है मानव सुरक्षा शांति निर्माण, चैप्टर 3 है। बुक का नाम है मानव सुरक्षा और ये पार्ट 2 है। और ये MA सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं और जो इग्नू से कर रहे हैं उन्हों के लिए वीडियो। और मैंने इसका फर्स्ट पार्ट है जो पहले बना दिया है और ये सेकंड पार्ट है, तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए तभी आपको सेकंड पार्ट में समझ आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए अब इसमें हम देखेंगे, पहले तो हमने पढ़ लिया कि मानव सुरक्षा क्या होती है, शांति निर्माण क्या होता है। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा कनाडियन दृष्टिकोण। जो कनाडियन दृष्टिकोण होता है उसमें देखिए क्या बता रहे हैं। वह मानते हैं कि न्यूनतम चार मानव सुरक्षा की बुनियादी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। बोले जो मानव सुरक्षा की बुनियादी ज़रूरतें वो पूरी होनी चाहिए। आगे देखिए इसके अलावा वो क्या बताते हैं। देखिए वो बताते हैं कि आगे वह बाकी चीज़ों पे सहमति देते हैं कि स्थानीय आर्थिक विकास, जो स्थानीय आर्थिक विकास होते हैं, उसके बाद जो मानव सुरक्षा तथा आधारित स्वतंत्रता होती है, जो अच्छी शासन व्यवस्था होती है और जो चिरस्थायी विकास व सार्वभौमिक शांति की ज़रूरत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी शस्त्र नियंत्रण है। ये कह रहे हैं कि आप जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि आर्थिक विकास हो गया, मानव सुरक्षा होगी, स्वतंत्रता हो गई, अच्छे शासन हो गया, ये सब उतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितनी शस्त्र को नियंत्रण करना ज़रूरी है। आगे देखिए इसके बाद क्या बताते हैं। देखिए आगे बता रहे हैं, इनका मानना है कि स्थानीय शांति के लिए मानव सुरक्षा का अवशासन बहुत ज़रूरी है। मानव सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा कनाडी दृष्टिकोण में कुछ समानताएं भी हैं। ये बोलते कि अगर आपको मानव सुरक्षा की स्थापना करनी है तो शांति, जो स्थानीय शांति होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बोलते जो कनाडियन दृष्टिकोण है, जो संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम है, उन दोनों में समानताएं भी हैं। आगे देखिए, अब देखिए समानता किस प्रकार से बता रहे हैं। जैसे कि बोल रहे हैं दोनों सैन्य बल की अलग अलग मात्रा के साथ राज्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की अस्वीकार करते हैं। वो बोलते कि जो सैन्य बल से हम सुरक्षा प्रदान करते हैं ना राज्य को, ये दोनों ही उसको अस्वीकार करते हैं। ये बोलते कि सैन्य बल से आप राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकते, अपने देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। और बोल रहे हैं जबकि जो मानव सुरक्षा है वो मानव सुरक्षा को उन्होंने मुख्य समस्या के रूप में स्वीकार किया। जो मानव सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या के रूप में है वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि मानव सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंतु आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि एक समस्या है हमारे लिए, क्योंकि जो मानव सुरक्षा वो सही से स्थापित नहीं हो पा रही है, लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है ना। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं कि दोनों इस बात पर जोर देते हैं, जो कनाडियन और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है वो दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि नागरिक की जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उनका जो कल्याण है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से हो, संकट से उनकी रक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। जो कोई भी संकट हो उनसे उनकी जो सुरक्षा वो एकदम सुनिश्चित होनी चाहिए। आगे बताते हैं दोनों के विचार में एक स्थान पे भिन्नता भी है, वो हम पढ़ते हैं। देखिए अभी बता रहे जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है वो राज्यों की अपेक्षा व्यक्तियों के ऊपर विशेष ध्यान देता है। आपको पता है कि वो व्यक्तियों की सुविधा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। परंतु जो कनाडियन दृष्टिकोण है वो घरेलू तथा सामाजिकता से तथा सार्वभौमिक कारकों में से प्रत्येक खतरों पर रोशनी डालता है। जो भी आपके घरेलू में हिंसा जो होती है और जो भी आपके खतरे होते हैं वो उन पे ज़्यादा रोशनी डालते हैं। परंतु जो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है वहाँ पे व्यक्तियों की सुरक्षा के ऊपर, उनकी सुविधा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है वो विश्व समाज के अधिक लोकतांत्रिकरण के माध्यम से मानव विकास करने में विश्वास रखता है। वो कहते हैं कि अगर आपको मानव विकास करना है तो लोकतांत्रिक के माध्यम से हो सकते हैं, ठीक है, लोकतांत्रिकरण जो होते हैं। परंतु जो कनाडियन दृष्टिकोण है वो क्या बोलते हैं कि सार्वभौमिक मानदंड तथा जो आपका बल प्रतिबंध होते हैं उनके द्वारा आप उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बल के रूप से प्रतिबंधों या फिर सार्वभौमिक मानदंड जो होते हैं उन पे ज़्यादा जोर देता है। तो दोनों में समानताएं तो है परंतु कहीं कहीं भिन्नता भी है। आगे देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सर्वसम्मिलित मानव सुरक्षा की सीमाएं। देखिए इसमें क्या बता रहे कि मानव सुरक्षा की सर्वसम्मिलित अवधारणा को स्वीकार करने से प्रमुख समस्या ये है कि प्रत्येक बात को सम्मिलित करने
करने पर इसका कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ जाते हैं। बोल रहे कि अगर हम इसको सम्मिलित कर लेते हैं, प्रत्येक बात को अगर हम सम्मिलित करते हैं तो इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भय से मुक्ति होती है और जो अभाव से मुक्ति के कार्य में अधीन लोगों के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। जो लोगों के कल्याण है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हर प्रकार की जो सम्मिलित होती है या हर प्रकार की जो बात होती है वो उसमें सम्मिलित नहीं कर सकते। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। आगे बता रहे ऐसी अधूरी अस्पष्ट संकल्पनाएं प्रभावकारी विश्लेषण करने तथा पहचान की गई समस्या को व्यवहारिक समाधान करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बोल रहे अगर हम सब प्रकार की सर्वसम्मति जो बातें होती है वो ऐड कर भी देते हैं तो ये क्या होती है, प्रभावी नहीं होती है और ये पूरी इस अस्पष्ट मतलब कि पूरी स्पष्ट नहीं होती है और ना ये प्रभावी होती है, जिससे कि क्या होता है कि जो समस्याएं होती है उनका समाधान नहीं किया जा सकता। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए अब ये क्या बता रहे, इसमें समस्त समावेशी बनाने से मानव सुरक्षा की अवधारणा बहुत विशाल बन जाएगी, है ना। अगर हम सारी चीज़ों को इसमें समावेश कर लेंगे तो बहुत विशाल बन जाएगी। आगे बता रहे हैं जैसे कि यदि कोई समस्या से चिंता उत्पन्न होती है या कुछ विषम जीवन के गुणवत्ता में भय उत्पन्न करने से करते हैं तो यह स्पष्ट सुरक्षा समस्याएं होती हैं, जिसके हम सारी जो भी हमारे भय जो होते हैं, चिंता जो होती है वो सब अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो क्या होता है, तो यह स्पष्ट सुरक्षा समस्याएं होती है कि हाँ ये हमारी समस्याएं ये पूरी स्पष्ट रूप से हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। ऐसे में जोखिम से ध्यान कम हो जाता है। जो हमारा जोखिम होता है, जोखिम भरी चीज़ें होती हैं उससे जो हमारा ध्यान होता है वो कम हो जाता है। इस प्रकार की अवधारणा अनुव्यापक और समावेशी तो हैं किंतु यह अस्पष्ट भी हो सकती हैं। देखिए ये समावेशी और अनुव्यापक तो होती हैं, अच्छी होती हैं, किंतु ये अस्पष्ट हो जाती हैं क्योंकि हमारा ध्यान जो होता है वो जोखिमों से हट जाता है। देखिए अगर हम ये देखेंगे अरे हाँ इससे ये संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, ये चिंता है, ये भय है, अगर हम बस इसी में रह जाएंगे तो जो मेन चीज़ है उससे हम दूर हो जाएंगे और क्या होगा कि जो हमारे जो से जोखिम होने वाले हैं उससे भी हम दूर हो जाएंगे, तो जिसके कारण कि अस्पष्ट होती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बुरे इस संबंध में कुछ संसाधनों को वर्गित किया गया है। जैसे कि देखिए पहला है, देखिए पहले पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि जो मानव सुरक्षा हेतु राज्य हस्तक्षेप से सुधारे जाने वाले खतरे व अन्य खतरों के बीच अंतर किया जाना चाहिए। देखिए जो मानव सुरक्षा हेतु राज्य हस्तक्षेप वाले जो खतरे होते हैं और जो अन्य खतरे होते हैं उन दोनों में अंतर किया जाना चाहिए। और फिर बोलते हैं यदि अंतर करना कठिन होता है तो क्या होता है कि जो महिला बच्चों से संबंधित जो संकट हैं जो मानव सुरक्षा एजेंडा में सबसे ऊपर रखे जाते हैं, इन पर कार्रवाई राज्य द्वारा नहीं की जानी चाहिए, सामाजिक क्षेत्र द्वारा की जानी चाहिए। देखिए तो इसमें ये बताया गया कि जो राज्य द्वारा हस्तक्षेप, जिसके राज्य अगर हस्तक्षेप करता है और वो सुधर जाते हैं संकट, एक ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए, दूसरी ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें राज्य हस्तक्षेप करे तब भी वो सुधरे ना संकट, तो उसको अलग, दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। फिर ये बोलते हैं अगर आप इसको मतलब कि इसको आप कठिन है, आप में अंतर करना ये कठिन है तो आपको क्या करना चाहिए कि जो बच्चे और जो महिला हैं उनसे जुड़े हुए जो संकट है उनको अलग रखना चाहिए और इसमें राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं करा जाना चाहिए, इसको समाज द्वारा सुलझाना चाहिए। जो भी ऐसे संकट है महिला और बच्चों से रिलेटेड वो राज्य द्वारा नहीं बजाय सामाजिक द्वारा इसको सुलझाना चाहिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं इन अंतरों को पहचानने के बाद सामाजिक प्रयास या फिर राज्य द्वारा प्रयास के लिए जो बजट होता है उससे संबंधित जो संसाधन का निर्माण आसानी से लिया जा सकेगा। क्योंकि देखिए जब आप संकट को पहचान लोगे और उसको अलग कर लोगे तो जो आपके या फिर सामाजिक द्वारा कोई प्रयास किया जाए फिर राज्य द्वारा प्रयास किया जाए, फिर जो बजट होता है आपका बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो संसाधन है फिर उसका निर्माण जो होता है वो आसानी से किया जा सकता है। आगे देखिए दूसरा क्या बता रहे हैं। देखिए दूसरे में क्या बता रहे हैं कि मानव सुरक्षा के लिए असैन्य संकट चिंता का वैध विषय तब होता है जब उन्हें उपयुक्त समीक्षा के पश्चात राज्य या सामाजिक हितों के लिए वास्तविक संकट माना गया हो, कि उन्हें ही वास्तविक संकट माना गया हो। फिर बोल रहे हैं कि असंबद्धता की समस्या इन संकटों की समीक्षा करने के कठोर मापदंड
तय करती है। जो कठोर मापदंड है, अगर आपको कोई संकट देखना है कि क्या है तो उसके कठोर मापदंड होते हैं। उदाहरण के तौर पर संक्रमण रोग की समस्या मानव सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है यदि इसके अनियंत्रित फैलाव से उत्पन्न समाज या रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोले कि अगर जो संक्रमण रोग होते हैं ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर इसका जो फैलाव है वो समाज और रोजगार पर अगर प्रभाव डालता है। जैसे कि कोरोना है, आज ये बहुत बड़ा संकट है क्योंकि ये रोजगार और समाज पर प्रभाव डाल रहे हैं। आगे बता रहे हैं, इसलिए मानव सुरक्षा ऐसी स्थितियों में संरक्षण प्रदान करती है जो संकट गंभीर स्थिति पैदा करे तथा चिरकालीन हो। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि दूसरे में बस यही है कि ऐसे संकटों से रोकथाम करना जो मानव सुरक्षा के ऊपर प्रभाव डाले या फिर उनके रोजगार के ऊपर या फिर समाज के ऊपर। अगर कोई भी ऐसा संकट है जो इन सब चीज़ों के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो इसको बड़े कठोर मापदंड से इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तीसरे में क्या बता रहे हैं। देखिए तीसरे में बता रहे हैं कि वह संकट जहाँ वह स्थिति हो सकती है जहां संकटों का निवारण करने के लिए मानव सुरक्षा के लिए जातिगत समस्या पैदा हो सकती है। देखिए जो जातिगत समस्या है वो पैदा हो सकती है, इसलिए प्राथमिक संकट से पैदा होने वाली गौण संकटों संबंध की पहचान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बोले कि जो प्राथमिक संकट होते हैं पहले उसको ही जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि और संकट ना बढ़े। तो प्राथमिक संकट जैसे शहरों में जनसंख्या आपको पता है कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, आंतरिक विस्थापन, जो आंतरिक विस्थापन होता है एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, पर्यावरण ह्रास, जो आज के टाइम पे पर्यावरण इतना ज़्यादा ह्रास में हो रहा है, सबसे बड़ा मतलब कि सबसे बड़ी समस्या है बोले जिसमें बीमारियों का फैलना, जो बीमारियां होती है वो फैलाव होता है, मील बस्तियां होती है, नागरिकीय सेवा पर दबाव होते हैं, जैसी समस्या उत्पन्न होती है, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो बता रहे ये सभी मुद्दे मानव सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। देखिए अगर ये सब मुद्दे हैं, गरीबी है, विस्थापन है, जनसंख्या है, पर्यावरण ह्रास है, तो ये सभी सुरक्षा मानव सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं। बोले पर्यावरण ह्रास या क्षति का अंतिम परिणाम मानव सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर सकता है। बोले अगर पर्यावरण ह्रास न होगा तो मानव सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। बोले किंतु इसको कम करने के उपाय मानव विकास के क्षेत्र में निहित हैं। बोले कि इसको अगर कम करना है तो इसके उपाय किसमें, मानव विकास में निहित है इसके उपाय। बोले कि इसलिए मानव विकास तथा मानव सुरक्षा के बीच संबंध मजबूत किया जा सके किंतु इन्हें बराबर नहीं किया जा सकता। बोले कि इन दोनों के बीच जो संबंध है उसको मजबूत किया जाए, ठीक है, परंतु इसको हम बराबर नहीं कर सकते क्योंकि मानव सुरक्षा और मानव विकास एक दूसरे के ही पूरक हैं। तो इन्हों को हम मजबूत कर सकते हैं, इन्हों के संबंध को पर बराबर नहीं कर सकते। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शांति निर्माण। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। बोल रहे कि शांति निर्माण की रणनीति से तात्पर्य यह है कि जो विवाद, संकटों तथा संघर्ष में मुख्य कारण समाधान के लिए किए जाते हैं, इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि समस्या पैदा ना हो, यदि पैदा हो गई है तो दोबारा ना हो। देखिए शांति निर्माण में क्या होता है कि जो भी आपको संकट होते हैं, संघर्ष होते हैं, ये जो भी है इन सबके समाधान के ऊपर बात की जाती है और इस पर ज़्यादा ध्यान ये दिया जाता है कि कोई भी संकट पैदा ना हो। पहली बात तो संकट ही ना हो, अगर संकट हो भी जाता है तो दोबारा ऐसा संकट ना आए। ठीक है, अब देखिए एजेंडा फॉर पीस ने जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने समस्या दोबारा ना होने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया कि समस्या दोबारा ना हो, क्योंकि देखिए समस्या तो उत्पन्न होती ही है, ठीक है, एक बार उत्पन्न हो जाए, पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वही समस्या वापस उत्पन्न ना हो। तो ऐसा हमको फैसिलिटी या फिर ऐसी हमको सुविधाएं लोगों को देनी चाहिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं कि नागरिकों को न्याय संगत वितरण हो, न्याय संगत वितरण प्रणाली हो, बुनियादी जरूरतें अगर उनकी पूरी की जाए और क्या कहते हैं समपूर्वक, मतलब कि एकदम समानता हो, ठीक है, और नियम से सारी चीज़ें हो, तो जो भी समस्या है वो उन सब पे नियंत्रण, बुरे इन सब समस्या पे नियंत्रण करके शांति की स्थापना की जा सकती है। अगर देखिए सब कुछ न्याय तरीके से होगा, सबकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो जाहिर सी बात है कि समस्या उत्पन्न नहीं होंगी, बहुत सी समस्या नियंत्रण की जा सकती है और शांति की स्थापना भी की जा सकती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए मानव सुरक्षा का विचार है कि शांति स्थापना के लिए जीवन के पर्याप्त स्तर को पहचानना
पहचान कर तथा उसे मान्यता महत्व देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो संघर्ष उत्पन्न होता है, और ये संघर्ष उत्पन्न होने के ही कारण हैं, जैसे ज़रूरतें पूरी ना होना या फिर ज़रूरतों को। देखिए आप आगे क्या बता रहे हैं कि इन ज़रूरतों और हितों की पहचान करने के लिए तथा उनके उपयुक्त समायोजन के लिए कई रणनीतियां हैं। बोल रहे कि इन सबको अगर आपको पहचानना है और इनको सॉल्व करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रणनीतियां हैं हमारे पास। जैसे कि शांति की स्थापना के विचार बहुत ज़्यादा पुराना है, कि आपको शांति की स्थापना वाला जो विचार है, जो रणनीति है, बहुत पुराना है, जिसके पीछे धार्मिक व नैतिक शिक्षा है। बोल रहे आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे आदिम समाज की समाप्ति के बाद राज्य की स्थापना हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप कानून व्यवस्था का अधिकार राज्य को मिला। जो कानून व्यवस्था का अधिकार है वो राज्य को मिला। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। आगे देखिए बता रहे हैं अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए तथा पारस्परिक जो संबंध है उसको कायम करने के लिए नियम सिद्धांतों को बनाने की जरूरत महसूस की गई। देखिए उस टाइम पे क्या हुआ, जब आदिम काल समाप्त हुआ उसके बाद हमारे राज्य की स्थापना हुई, तो उसमें क्या किया गया कि कानून की व्यवस्था की गई, ठीक है, और अधिकार राज्य को मिला। जो कानून के अधिकार हैं वो राज्य को मिला। उसके बाद बताते हैं कि आप क्या वो संप्रभुता बनाए रखने के लिए और अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए नियम सिद्धांतों को बनाए रखना ऐसी ज़रूरत महसूस हुई। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, प्राचीन समय में भी वाणिज्य, विचार विमर्श, संधियों के समाने, कूटनीतियाँ, प्रतिनिधित्व, शांति स्थापना आदि मामलों के लिए भी लिखित कानून बनाए जाते थे। अगर जिसकी वाणिज्य में, विचार विमर्श में, संधियों में, ऐसे अगर आपको शांति की स्थापना चाहिए तो उसके लिए भी लिखित कानून बनाए जाते थे प्राचीन काल में भी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि राज्य की जो संप्रभुता के कारण क्या था, जो व्यक्तियों और राज्यों के संबंध, राज्यों के बीच शस्त्र संघर्ष थे, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो मानव सुरक्षा का अर्थ कैसे लिया जा रहा था कि घायल, बीमारी, बंदियों तथा सिविल पीड़ितों के संरक्षण से लिया जा रहा था। क्योंकि उस टाइम पे देखिए क्या था कि मनुष्य के संरक्षण किस बात के ऊपर दिया जाता है कि मनुष्य को संरक्षण क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा घायल, बीमार और बंदी व्यक्ति होते थे और बहुत सिविल पीड़ित व्यक्ति भी होते थे, तो उनके संरक्षण के लिए मानव सुरक्षा की बात की गई। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि शांति स्थापना में ऐसा कार्य करना शामिल है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा राज्य करना उचित समझे, कि जो कार्य उचित हो वही इसमें शामिल किया जाता है शांति में। आगे देखिए, अब देखिए इसमें शामिल क्या है, जिसकी प्रभावकारी अंतर्राष्ट्रीय नियम व्यवस्था जो होती है वो शामिल है, विवाद हल क्रियाविधि तथा संयोजनात्मक व्यवस्थाएं बुनियादी ये शामिल है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानववादी ज़रूरतों को सही रखना तथा युद्ध से बिखरे समाज का पूर्ण निर्माण करना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है। कि शांति कैसे स्थापना हो सकती है, जब आपका आर्थिक, सामाजिक और मानववादी ये सब ज़रूरतें सही से पूरी हो, और जो युद्ध के बिखराव का पूर्ण निर्माण करना ये सब भी सही से चले, ये सब चीज़ें शांति में हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, यदि विश्व में न्याय संगत तथा स्थायी शांति चाहिए तो ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानव सुरक्षा कर ध्यान दे। बोलते अगर आपको सही से न्याय संगत शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं वो मानव सुरक्षा पे सही से एकदम पर्याप्त ध्यान दे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संघर्ष पूर्व शांति निर्माण। तो चलिए इसमें जानते हैं हम। देखिए अब इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर आपको राज्यों के भीतर अच्छे से शांति की स्थापना करनी है या फिर करने के लिए ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तथा भिन्न भिन्न राज्यों का संयोगात्मक जो भूमिका होती है वो निभाए तथा उनके उद्देश्यों समाज में अंतर की खाई को कम हो, सभी के लिए बुनियादी मानव अधिकार का विस्तार हो। देखिए बोल रहे अगर आपको राज्य के भीतर की जो शांति अगर उसकी स्थापना के लिए ज़रूरी क्या है, अगर आपको राज्य के भीतर की शांति चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करे, ठीक है, हर एक जो देश है वो भी सहयोग करे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, और क्या करें कि जो भी भिन्नताएं आ रखी हैं, जो भी अंतर की खाई आ रखी है, चाहे वो अमीर देश हो, गरीब देश हो, उनके अंदर जो भी भिन्नता की खाई है उनके समाज के अंदर, तो उन सभी को हटाए, उन सबको एकदम पूरा सम्मान करें, ताकि
क्या होगा कि जो आपकी शांति की स्थापना वो सही से स्थापित हो पाएगी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं ऐसे न्याय संगत समाज का निर्माण किया जा सके जिसके अंदर लिंग नस्ल के आधार पर भेदभाव ना हो। आपको पता है आज के टाइम पे जो भेदभाव होता है लिंग को लेके, नस्ल को लेके, धर्म को लेके, तो वो सब ना हो और क्या एक अच्छी सरकार की स्थापना हो जो सार्वभौमिक शासन व्यवस्था की नींव रखे। ठीक है, तो ये बोल रहे अगर आपको शांति की स्थापना करनी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि भेदभाव ना हो, लिंग भेदभाव, नस्ल भेदभाव और अच्छे शासन व्यवस्था होनी चाहिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए अब ये क्या बता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी शांति उपायों में क्या सामाजिक और आर्थिक विकास, लोकतांत्रिक आधारित मानव अधिकारों का पालन तभी तरह के लिए लिंग या नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करना तथा अल्पसंख्याओं का सम्मान करना शामिल है। अगर देखिए आपको शांति की स्थापना करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक विकास और जो आपका लोकतांत्रिकरण है इस पे आधारित हो मानव अधिकार। ठीक है, लोकतांत्रिकरण पे, और जो सभी प्रकार के लिंग भेदभाव है, नस्ली भेदभाव है, ये सब खत्म हो और जो अल्पसंख्यक के जो सम्मान देना चाहिए उनको वो दिया जाए, तो आपका क्या होगा, शांति की स्थापना होगी। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए अब ये क्या बता रहे हैं कि बहुत से देश ऐसे होते हैं, बहुत से राज्य ऐसे होते हैं जो अपने क्या होते हैं, जो दुर्बल संसाधन को सैन्य शक्ति बढ़ाने में पैसा खर्च करते हैं ना, कि अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए अपना पूरा बजट है उस पे ही लगा देते हैं, उस पे पैसा खर्च करते हैं। और क्या होता है कि जिससे कि उनकी जो जनसंख्या है आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती, उनसे वंचित रह जाती है। जो समाज है, जो नागरिक हैं, वो क्या होते हैं कि आर्थिक और सामाजिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं कि विश्व में सभी देशों के लिए सत्य है कि उनका सार्वजनिक जो व्यय है वो नागरिकों के लिए खर्च होना चाहिए। जो भी सार्वजनिक पैसा होता है, बजट होता है, वो वित्तीय किस पे खर्च होना चाहिए, आपके नागरिकों के ऊपर खर्च होना चाहिए, जिससे कि आपके जो शस्त्र नियंत्रण है वो भी कंट्रोल आ जाए, है ना, आपके जो शस्त्र नियंत्रण होते हैं वो हो, और आप क्या हो कि जो आर्थिक लाभ है वो नागरिकों तक पहुंच सके। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए अब ये बता रहे हैं कि राज्य को समय समय पर क्या करना चाहिए कि उनकी जो राष्ट्रीय नीतियां होती है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि आपकी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार की है और जो अलग राष्ट्रीय हैं उनके अनुरूप है भी या नहीं है, या फिर उनसे अलग है या उनके विरोध तो नहीं है। ऐसा सब उसमें समीक्षा करनी चाहिए कि आपकी जो राष्ट्रीय नीति होती है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे सही हो। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए आगे बता रहे हैं अगर आप अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता तथा सहयोग विकास परियोजनाएं मुख्य रूप से संभावित विवादों क्षेत्रों में राज्यों के अंतर्गत आर्थिक शांति हेतु बहुत प्रमुख है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय विकास चाहते हैं तो उसमें क्या है कि आप सहयोग करें, ठीक है, विकास परियोजनाएं करें और जिससे कि क्या हो कि आर्थिक शांति बनी रहे। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संघर्ष के बाद शांति निर्माण। अब देखिए संघर्ष के बाद शांति निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या बता रहे हैं, वही रणनीतियाँ संघर्ष के बाद शांति स्थापना में उपयोगी होती है जो संघर्षपूर्ण शांति निर्माण में ज़रूरी है। जो संघर्षपूर्ण शांति निर्माण में ज़रूरी है वही शांति स्थापना में उपयोगी भी होती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, जो देश युद्ध के परिणाम स्वरूप बिखर जाते हैं, जैसे जब युद्ध होता है तो देश बिखर जाता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देकर पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाता है और उनको वापस से स्थापित किया जाता है। किंतु समस्या ये है कि राज्य में शांति स्थापना के बदले राज्य निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। बोले कि समस्या क्या है कि राज्य में शांति स्थापना के बदले राज्य निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। बोले कि शांति स्थापना को प्राथमिकता नहीं दी जाती, जो राज्य निर्माण है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, शांति की स्थापना नहीं हो पाती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले शांति स्थापना में न्याय के साथ पूर्ण निर्माण को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्याय तो इम्पोर्टेंट है शांति के लिए और पूर्ण निर्माण भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए आगे बता रहे हैं सन 1993 में वियना में विश्व मानव अधिकार को दर्शाया है कि मानव अधिकार के मुद्दे पर उत्तर दक्षिण के मध्य बल और अंतरों का समायोजन किया जाता है। बोले कि उत्तर दक्षिण जो है उनमें उसके मध्य अंतर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बल के रूप में अंतर देखा जाता है उत्तर दक्षिण में। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए बोले यह सिद्धांत ये दर्शाता है कि लोकतंत्र विकास और मानव विकास अधिकार
का सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन देशों में जहाँ लोकतंत्र प्रचलित नहीं है, जहाँ पे लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ पे राजतंत्र होगा या फिर सेनातंत्र होगा, तो बोले वहाँ पे क्या होता है, संघर्ष के बाद जहाँ राज्य प्रति अधिकारी उपयुक्त भूमिका नहीं निभा रहे हैं, बोले कि वहाँ पे क्या है कि जो राज्य प्रति अधिकारी, जो वहाँ का नेता होता है, वो अच्छे से अपनी भूमिका नहीं निभा पाते या फिर नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोकतंत्र नहीं होता वहाँ पे जो वहाँ का सरकार होती है, नेता होता है, वो अच्छे से भूमिका नहीं निभाते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले वहाँ पे क्या ज़रूरी है, शिक्षा अभियान चलाने की ज़रूरत है। देखिए लोकतंत्र की स्थापना हमारे देश में कैसे हुई है, जब हमारे देश में लोग शिक्षित हुए कि हम गुलाम हैं इन लोगों के, तभी तो हम क्या कहते हैं स्वतंत्रता के लिए लड़े। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे शिक्षा का अभियान चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो शिक्षित हों और अपने अधिकारों के लिए, अपने मानव अधिकार, मानव सुरक्षा के लिए लड़े। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले कि अगर आप अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, तो क्या होगा कि लोकतांत्रिक संयोग व्यवस्था हो, मानव अधिकार का सम्मान हो तथा संघर्ष के पश्चात कैसे अवसरों का लाभ उठाया जाए। देखिए जो लोकतांत्रिक है वो मानव विकास से भी, मानव अधिकार जो होते हैं वो इससे संबंधित ही है, क्योंकि अगर आपका लोकतांत्रिक नहीं होगा आपके देश में तो आपको ना मानव सुरक्षा मिलेगी, ना मानव अधिकार मिलेंगे। तो आपको उसके लिए जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके पश्चात क्या होगा, अगर आपको मानव अधिकार और लोकतांत्रिक ये सब चीज़ें जब मिल जाएंगी तो आप अपने अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, जो भी आपके विकास के लिए जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, अपने अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर शांति की स्थापना की जा सकती है। तो देखिए हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैंने इसकी पहली वीडियो बना ली थी, सेकंड वीडियो थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको चैप्टर समझ आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। देखिए आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं और न्यू वीडियो बना सकूं, आपके लिए और ज़्यादा चैप्टर कवर कर सकूं। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो फिर मैं सोचूंगी कि अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो मैं सारे चैप्टर क्यों कवर करूंगी, जाहिर सी बात है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे को सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए सारी बुक्स और जितने भी चैप्टर हैं सब जल्दी से जल्दी सब कवर कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो बाय बाय एवरीवन।